नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 400 सीटें कैसे जीती जाती हैं, आज यह साबित हो गया। यह फॉर्मूला सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है। मोदी ने पूरा चुनाव पर्सनल बना लिया। इस चुनाव में दो तरह के वोटर हैं, एक ग्रुप मोदी जो मोदी को फिर लाना चाहते हैं, और दूसरा ग्रुप मोदी जो मोदी को हटाना चाहते हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर भी मोदी ही है। उत्तर भारत, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत में मोदी लहर चल रही है, यह साफ है। साउथ को छोड़ दें तो बंगाल में मोदी को टक्कर मिल रही है। बंगाल में आज चुनावी मूड क्या था, नरेंद्र मोदी की पार्टी कैसे चुनाव जीतने वाली है। मोदी बंगाल में जाकर 400 का नारा लगा रहे थे, इसके पीछे पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी ने कल रात कैसे कर ली थी, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। सोचिए, मोदी प्रधानमंत्री होने के बावजूद अपनी पार्टी के दफ्तर में रात 3:30 बजे तक एक एक सीट का हिसाब लगा रहे थे। बातें बहुत खुलकर हो रही थी। मोदी ने बड़े नेताओं से कहा, अगर कोई छोटा नेता भी कुछ चाहता है तो उसे भी सुनो। मीटिंग में एक बार ऐसा हुआ कि टॉप के 4 लीडर्स में से एक नेता एक सीट पर मनपसंद उम्मीदवार देना चाहते थे, लेकिन प्रदेश के एक नेता ने आपत्ति जता दी तो मोदी ने प्रदेश के नेता की बात को ज्यादा तवज्जो दी। पब्लिक के बीच कैसे चुनाव लड़ा जाता है और अपने नेताओं के बीच कैसे टिकट बांटे जाते हैं, नरेंद्र मोदी की पूरी चुनावी स्ट्रैटेजी इस रिपोर्ट से समझिए। क्या नरेंद्र मोदी को 400 सीट मिलेगी, इसकी गारंटी है? मोदी को यह गारंटी कैसे मिली है? कहां से कितनी सीटों की गारंटी आई है? क्या देश के कोने कोने से 400 पार की गूंज सच में सुनाई दे रही है? नरेंद्र मोदी इस वक्त विरोधियों से करीब 300 सीट आगे क्यों हैं? मोदी ऐसा क्या करते हैं जो विरोधी टिक ही नहीं पा रहे हैं? अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। मोदी चुनाव कैसे लड़ते हैं? मोदी की हैट्रिक की ट्रिक को समझना है तो मोदी की मेहनत, मोदी की शोहरत, इन दोनों का स्केल समझिए। आज की पॉलिटिक्स में मोदी ही चाणक्य हैं, मोदी ही चंद्रगुप्त हैं। 400 सीटों पर मोदी ही लड़ेंगे। कैंडिडेट कोई भी हो, मोदी के नाम पर ही जीतेगा। 24 के चुनाव के मास्टर स्ट्रेटजिस्ट भी मोदी हैं। इस चुनाव के मास्टर कम्युनिकेटर भी मोदी हैं। बंगाली जनता हो, बिहारी हो, झारखंडी हो या तमिल हो, मोदी की बात को पब्लिक समझ रही है। 22 घंटे पहले की यह तस्वीर देख लीजिए। गुरुवार को दिन भर काम करने के बाद रात में नरेंद्र मोदी ने शाम को 6:30 बजे डिनर किया। इसके बाद रात में 11:15 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में पहुंचे। बैठक तड़के 3:30 बजे तक चलती रही। नरेंद्र मोदी बैठक में बीजेपी की कोर कमेटी के साथ करीब 4.25 घंटे टिकट बंटवारे पर मंथन करते रहे। एक एक सीट का हिसाब समझाते रहे। वहां से 3 बजे बाहर निकले। सिर्फ 3 घंटे की नींद लेने के बाद फिर सुबह 6:30 बजे चुनावी मैदान की ओर निकल गए। प्रधानमंत्री खुद सुबह 4 बजे तक जागते रहे तो अगले 100 दिन के लिए बीजेपी के हर बड़े नेता को मैसेज मिल गया, जागते रहो। होम मिनिस्टर अमित शाह, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सब जाग रहे थे। 6 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ सुबह 3:30 बजे तक बैठे रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की यह तस्वीर देख लीजिए। सुबह 3 बजे वो बीजेपी दफ्तर की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी ही थी। आप किसी भी पार्टी के वोटर हों, किसी के भी सपोर्टर हों, मोदी ने अपनी पार्टी को 24/7 इलेक्शन मशीन बनाया है। सबूत आपके सामने है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे न इतनी मेहनत कर पाते हैं, न मोदी जैसे पॉपुलर हैं, न ही मोदी की पार्टी जैसी फौज है। मोदी की 24/7 वाली वर्क स्टाइल का मैसेज क्या है? मोदी क्यों खुद को दिन रात झोंक रहे हैं? बीजेपी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में इतनी सिनर्जी क्यों है?
इसी सिनर्जी को देखकर जनता नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी हो जाती है और 400 पार का नारा लगाती है। देश में एक ही गुंज है। मैं अभी आ रहा था तो वो गुंज यहां पर भी सुनाई देती है और वो गुंज है, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। ये नारा कोई भी लगा सकता है, राहुल भी लगा सकते हैं, इंडिया अलायंस के बाकी नेता भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होता। नारों को हकीकत में बदलने और उस प्रोसेस से जनता को कनेक्ट करने के लिए मोदी की तरह दिन रात खपना पड़ता है। आपकी भलाई के लिए जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, शरीर का कण कण, समय का पल पल आपको समर्पित करूंगा कि नहीं करूंगा। आपको विश्वास है ना? यही मोदी की गारंटी है। इसलिए तो देश कह रहा है, इसलिए तो देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। 1971 के बाद ये पहला चुनाव है जब मुद्दा मैटर नहीं करता, प्रधानमंत्री का नाम मैटर करता है। 1971 में इंदिरा गांधी को खुद को साबित करना पड़ा था। 1969 में कांग्रेस टूट गई थी और इंदिरा को अपनी पार्टी बचानी थी। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो जीत की हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। जब नए सर्वे आए तो हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की लिस्ट में मोदी सबसे आगे निकले। इंदिरा और नेहरू करीब नहीं पहुंच पाए। मोदी विरोधियों को यह बात नहीं पच पाई, जबकि जवाब बहुत आसान है। नेहरू ने जब लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई, उस वक्त कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी मैदान में खड़ी नहीं हो पाती थी। जनता को कांग्रेस का ही निशान पता था। न उस वक्त मीडिया था, न सोशल मीडिया। गिन चुनकर कुछ छोटी पार्टियां थीं जो बस चुनाव लड़ पाती थीं। इंदिरा गांधी कभी हैट्रिक लगा ही नहीं पाई। मोदी ने बंगाल में घुसते ही 3 मिनट में गियर बदल दिया। मोदी, मोदी, भारत माता की जय श्री राम। संदेश खाली और दीदी के शाहजहां पर टीएमसी पर करारा प्रहार किया। संदेश खाली बंगाल के चुनाव का वो ट्रिगर पॉइंट है जिस पर ममता बनर्जी को बैकफुट पर लाना मोदी के लिए आसान है। शाहजहां टीएमसी का वो नेता है जिस पर महिलाओं ने जघन्य अपराध करने के आरोप लगाए हैं। शाहजहां वो शातिर है जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमला कराने के आरोप हैं। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी पर शाहजहां शेख को बचाने, उसे संरक्षण देने और गुंडागर्दी की खुली छूट देने का आरोप है। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। राजा राममोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी।
बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। मोदी सही टाइम पर सटीक मुद्दे को पकड़कर चुनावी मैदान में आते हैं। संदेश खाली सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, पूरे इंडिया अलायंस के लिए बड़ा सेटबैक है। संदेश खाली का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। मोदी ने इस मुद्दे पर बंगाल के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के विरोधी इंडिया अलायंस नेताओं को घेर लिया है। ममता, लालू, खरगे, केजरीवाल, शरद पवार और विजयन, किसी के पास मोदी के सवालों का जवाब नहीं है। संदेश खाली पर सब क्यों मौन है? गांधी के 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद करके रखा है। संदेश खाली पर इन नेताओं को शर्म नहीं आती, क्योंकि सवाल तुष्टीकरण का है। आज बंगाल की जनता यहाँ के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। संदेश खाली का मुद्दा बंगाल में ममता बनर्जी के अरमानों पर पानी फेर सकता है और मोदी का सपना पूरा कर सकता है। बंगाल में कुल मतदाता 7,58,37,000 हैं, जिनमें महिलाएं 3,37,04,000 हैं। बंगाल में करीब 48% वोटर महिलाएं हैं। संदेश खाली के मुद्दे पर सिर्फ हिंदू नहीं, बंगाल की मुस्लिम महिलाएं भी मोदी को वोट करेंगी, क्योंकि सवाल महिला अस्मिता का है, उनकी इज्जत का है। आरामबाग में महिलाओं की अटूट भीड़ ने ममता और इंडिया अलायंस के लिए बंगाल में खतरे का अलार्म बजा दिया है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आएंगे। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार का उसकी विदाई का, उसके पराजय का काउंटडाउन शुरू करेंगे। आज सब दूर की आवाज आ रही है। मैं अभी देख रहा था शुभेंदु जी को, और हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार, ऐ बार। जब बंगाल की महिलाएं शाहजहां शेख के अत्याचार के खिलाफ लड़ रही हैं, उसी वक्त राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की टाइमलाइन में कहीं संदेश खाली और शाहजहां शेख का नाम
नहीं है। वजह क्या है? तुष्टीकरण। सिर्फ बंगाल नहीं, यूपी से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, सब जगह। राहुल गांधी जब बंगाल में न्याय यात्रा लेकर आए थे तब भी उन्होंने उन्हीं इलाकों का रूट पकड़ा था जहां मुस्लिम ज्यादा हैं। मोदी उनकी इसी कमजोर कड़ी पर संदेश खाली के जरिए प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है। साथियों, इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण वालों का साथ देना ही एक ही काम बचा है। यही सबसे बड़ा काम है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। 2024 में बीजेपी कम से कम 30 का आंकड़ा छूना चाहेगी। ऐसा मुमकिन भी है। साल 2014 में बंगाल में बीजेपी को 11.8% वोट मिले थे, जबकि टीएमसी को 55.7%। दोनों के बीच 43.9% का मार्जिन था। 2019 में बीजेपी को 44% वोट मिले, जबकि टीएमसी को 44.8%। दोनों के बीच सिर्फ 0.1% का मार्जिन था। संदेश खाली के अलावा टीएमसी के राज में करप्शन का मुद्दा बीजेपी को बंगाल में अच्छी खासी बढ़त दिलाने में मदद कर सकता है। टीएमसी की लूट की गारंटी पर मोदी लुटेरों को सलाखों के पीछे भेजने की गारंटी देकर जनता का दिल जीत रहे हैं। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराध को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, अपराधियों को संरक्षण के बदले टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं। टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं। नोटों के ढेर। आपने तो नोटों के ढेर देखे नहीं देखे? देखे नहीं देखे? क्या कभी पहले नोटों के इतने बड़े ढेर देखे थे कभी? मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। बंगाल से लेकर झारखंड तक करप्शन बड़ा मुद्दा है। दोनों जगह मोदी विरोधी इंडी अलायंस की सरकार है। दोनों स्टेट में मोदी का स्कोरिंग एरिया क्या होगा वो भी उन्होंने विरोधियों को बता दिया है। करप्शन पर एक्शन, रंगदारी पर लगाम, तुष्टीकरण की जगह संतुष्टीकरण, अवैध घुसपैठ पर टोटल रोक, परिवारवादी राजनीति पर तालाबंदी। जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते
घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 11 और गठबंधन को मिलाकर 12 सीटें जीती थी, जबकि जेएमएम को 1 और कांग्रेस को भी सिर्फ 1 सीट मिली थी। झारखंड में बीजेपी को 2019 में 56% और इंडिया अलायंस को करीब 34% वोट मिले थे। 24 में मोदी को झारखंड में 14 की 14 सीट एनडीए के खाते में डाली। 2019 में बीजेपी झारखंड की राजमहल और सिंहभूमि सीट हार गई थी। दोनों रिजर्व सीटों में राजमहल पर जेएमएम और सिंहभूमि पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार मोदी के लिए झारखंड में 100% स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना मुश्किल नहीं है। कांग्रेस और जेएमएम की सरकार करप्शन में फंसी हुई है। हेमंत सोरेन जेल में है। धनबाद में मोदी ने इशारों में हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए कहा, झारखंड के लोग इस बार इतनी जोर से बटन दबाएंगे कि आवाज जेल की दीवारों के पार तक जाएगी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके ऐसी ताकत लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। जेलों में भी गुंज सुनाई देनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी के पास वादों की पक्की गारंटी है, जबकि विरोधियों के पास सिर्फ खोखले वादे हैं। नॉर्थ करणपुरा का बिजली कारखाना इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने इस पर ताला लगा दिया। 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो इसके पुनरुद्धार का संकल्प लिया और 2024 में इसे पूरा करके दिखा दिया। यही कांग्रेस और बीजेपी के वर्क कल्चर का फर्क है। जनता इसी फर्क को देखकर 400 पार का नारा लगाती है। साथियों, भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है, और वो है विकास, विकास, तेज विकास।